हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाथ आईएएस एकेडमी में। सीजीपीएससी का मेंस समाप्त हो चुका है। अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का और इंटरव्यू का। तो आप लोगों में से जिनका भी मेंस निकल रहा है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपने शुरू कर ही दिया होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेंस के लिए। और जो विद्यार्थी अब आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हमेशा पीछे वाले एग्जाम से सीखना चाहिए कि जो एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हमने क्लास में पढ़ लिया है, हमने भी पहले से टेस्ट सीरीज दे रखा है या नहीं भी दिया है, क्लास में वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो हमें भी मेंस लिखना आना चाहिए। तो हम ये मेंस लिखते तो हमें कितना नंबर मिलता, तो वो आप पहले इस पेपर को एक बार लिख लीजिए और फिर जो मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं आप इससे भी उस चीजों को मैच कराइए। मैं अभी आपके सामने इस चीज को सॉल्व करके दिखाऊंगा, इस पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो पेपर 4 पार्ट 2 मैथ्स का पार्ट है उसको। और फिर हम लोग सीखेंगे इसमें कि हम मेंस को कैसे लिख सकते थे, जहां जितना शब्द है उसी शब्द संख्या के अंतर्गत, जितना वर्ड के लिए क्वेश्चन है उसी वर्ड फ्रेम के अंदर हमें आंसर देना है। बड़ा क्वेश्चन है फिर भी उसमें से कैसे डेटा को कम करके उसको हमें हल करना है, छोटे क्वेश्चन को कैसे बड़ा करना है अगर वो ज्यादा नंबर के लिए है। ये सारी चीजें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इस बार तो लास्ट जो 10वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है 10 नंबर के लिए, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल की भांति इस साल भी डीआई पूछा गया। और उसके अलावा इस बार 3 क्वेश्चन और पूछे गए जो 10 नंबर के लिए बनेगा। रीजनिंग का भी बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। 8 नंबर में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है और एक पजल पूछा गया है, तो उस पजल को भी सॉल्व करेंगे। तो सब कुछ इस वीडियो में होगा आपको सीखने के लिए। और ये वीडियो जब भी आप आगे मेंस का प्रिपरेशन करने जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है प्रश्न पत्र संख्या 4 पार्ट 2 मैथ्स। ठीक है, यहां से है हमारा भाग 2 सेक्शन 1। अब ये सेक्शन 1 खंड 1 में 6 प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 30 शब्द यानी 30 वर्ड्स में लिखने हैं। ये वीडियो दोनों भाषाओं में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि कैसे हिंदी में लिखें, कैसे इंग्लिश में लिखें। तो थोड़ा सा आपकी भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब इतने में मैं हिंदी इंग्लिश सारा तो नहीं लिख सकता हूं। तो अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो हिंदी में बोलूंगा, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठो और लिखो चीजों को कैसे लिखना है। ठीक है, और अगर हिंदी में लिख रहा हूं तो इंग्लिश में बोलूंगा। और अंत में आपको एक छात्र द्वारा लिखा गया कॉपी भी दिखाऊंगा कि एक विद्यार्थी कैसे कॉपी लिख के सबमिट किया है कि सर ये मेरा चेक कर लीजिए हमने कैसे लिखा है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए अंत तक। पहला प्रश्न 4b² और ये, तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमें आइडिया होना चाहिए था कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों में कॉमन क्या है। तो ये 4 है 2 का स्क्वायर और ये 8 है 2 का क्यूब। तो इस सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, इस सिस्टम को हम लिख सकते हैं 2b²। तो ये 4² रहेगा और इसको क्या लिख सकते हैं 2b का होल क्यूब। तो ये चीज क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा था, वहां 4-5 क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको कराए थे क्लास में, प्लस जो वर्कबुक दिया है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में वर्कबुक में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे क्लासरूम प्लस अपने वर्कबुक दोनों से है। आइए, अब हम इसमें 4 लाइन में ही लिखना है। तो इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं तो आप इस लाइन को यूज कर सकते हैं 1 2 3 4, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप या इसके नीचे से शुरू करेंगे। ये आपका पहला लाइन होगा 1 2 3 4 लाइन। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इस लाइन के अंदर नहीं लिखना है कुछ भी, और इस लाइन के अंदर भी कुछ भी नहीं लिखना है किसी भी कंडीशन में। आपके लिए इतना ही है, इसको जितने भाग में बांटना है बांट लो, 2 भाग 3 भाग 4 भाग कितने में भी, और एकदम स्टार्टिंग से यहां से लिखना शुरू करना। तो हम क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात करना है क्या 8b³ + 1/b³। इसको घन कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो हम कहेंगे हम लिख सकते हैं वी कैन से, वी कैन, अच्छा इंग्लिश में लिख रहा हूं तो ऊपर भी लिख सकता हूं, ठीक है। वी कैन से, कॉपी पेन लेकर बैठिए। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 8b³ + 1/b³ को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम 2b
का होल क्यूब प्लस 1/b क्यूब बड़े आसानी से कह सकते। ठीक है, अब हम जानते हैं फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? मैं आपको रॉक में लिखकर ये अपने नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? तो आप जानते हैं a प्लस बी, ये कॉमन होता है तो अंदर क्या बचता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला आप सभी जानते हो, तो ये दिमाग में रखो क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिखने का जगह नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये वाला चीज। ठीक है, अब यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म होते हुए दिख रहा है, इस पूरे को ए कह सकते हैं, इस पूरे को बी। तो हम यहां पर कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप बड़े अच्छे से जानते होगे। क्या जानते हो? तो ए प्लस बी कॉमन हो जाता है और इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, इसको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ये आपके नॉलेज के लिए मैं लिख रहा हूं। उस सब फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो a प्लस बी कॉमन हो गया, यानी 2b और प्लस b के जगह पर क्या लिखूं? 1/b, यही है ना? तो ये तो कॉमन हो गया। अंदर ब्रैकेट में क्या जाएगा? a स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर। यहां पर मीडियम ब्रैकेट लें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमें 2b को a कहना है, तो पूरे का स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर करें या ऐसे करें, बात सेम है, और माइनस ए बी यानी 2b इंटू 1/b, मीडियम ब्रैकेट क्लोज। तो ये b से भी कटता हुआ आपको दिख रहा होगा। अब आप चाहो तो रेफरेंस में यहां पर लिख सकते हो। यहां पर क्या लिख सकते हो? इस फॉर्मूले को, क्योंकि ठीक है, और इस फॉर्मूले को यहां पर पेस्ट कर दो कि हमने उसको कैसे लिखा, ये रेफरेंस बता दिया। उसके बाद वो तो लाइन आपने ले लिया। अब आप यहां से लिखो कि 2b का होल क्यूब इक्वल्स, सॉरी, 2b होल क्यूब प्लस 1/b क्यूब। अब ये क्या हो गया? तो ये हो गया 2b प्लस 1/b, और इनटू में क्या है? तो स्मॉल ब्रैकेट तो खत्म हो जाएगा और मीडियम ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिख रहा है? 2b का होल स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर दिख रहा है, 4b स्क्वायर और प्लस 1/b स्क्वायर माइनस ये b कैंसिल, बचा क्या? ठीक है, अब लिखेंगे एक और रेफरेंस यहां पर यूज करें। क्या यूज करेंगे? प्रश्न में देखो, 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इक्वल्स 2b प्लस 1/b। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू क्या दिया है? 2, और ये -2 क्या हो जाता है? 0। तो हम डायरेक्ट यहां 0 फुल स्टॉप और आंसर लिख सकते हैं। और हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं तो यहां पर क्या लिख देंगे? उत्तर। और आप हिंदी पर लिख रहे हैं तो यहां पर क्या लिख देंगे? हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो देखो, जिन 1 2 3 लाइन में हमने इसको पूरी तरह से हल कर लिया है। ठीक है, एक लाइन तो बीच में ऐसे ही गया है, तो इस चीज को यहाँ पर तो इस तरीके से लिखेंगे तो हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। इसको हल करने का और भी मेथड है, दूसरा फार्मूला भी लगाकर आप हल कर सकते हैं। थोड़ा सा वो लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको प्रेफर दिया। दूसरे प्रश्न के, ये है हमारा दूसरा प्रश्न। अब यहां से आगे क्या है? तो 1 2 3 हो सकता है कि चौथा लाइन आपको अलग भी दे, तो हम उस लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि a बटा b बराबर है तो हम क्या कहेंगे? प्रश्न से।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फ्रॉम क्वेश्चन। प्रश्न से क्या दिया गया है? प्रश्न से a बराबर 3 और b बराबर 8 को 3a माइनस 5b बटा 7a जोड़ 10b में रखने। ठीक है, एक ही लाइन में सब कह लिया कि प्रश्न में ये दिया है तो ये बराबर 3 बराबर 8 हमने रखा। तो जब हम रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 3 गुना 3 और माइनस 5 गुना 8 और बटा कितना है 7 गुना 3 जोड़ 10 गुना 8 बराबर 3 तिया 9 और 8 पंजे 40 बटा 7 तिया 21 और 10 अठे 80। 80 और 20 100, 80 और 20 100, 101। ये माइनस 31 बटा 101 फुल स्टॉप। और ये आपका, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? फ्रॉम क्वेश्चन पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स b, b इक्वल्स 8 इन दिस। ठीक है, तो भी गेट सर हो जाएगा। तो उन लोगों की बस इतने में ही, हाँ 2 नंबर का है तो आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में ए एवं बी ने क्रमशः 294 तथा 372 अंक प्राप्त किए। यानी क्रमशः का मतलब ए ने 294 और बी ने 372। इन एन एग्जामिनेशन ए एंड बी सिक्योर्ड 294, तो ए सिक्योर्ड 294 एंड बी सिक्योर्ड 372। ये आपको एग्जाम में भी पेंसिल से ऐसे मार्क कर लेना चाहिए, नहीं तो कभी ए की जगह हम 372 यूज कर देते हैं तो ये गलती हो जाए। ठीक है, if B secures 62% marks, find the maximum marks and the percentage of marks secured by A। तो 2 आंसर करना है, मैक्सिमम और ये। तो वैसे मैं एक हिंदी एक इंग्लिश बता रहा हूं, आप सीखते चलो। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन, B get 372 which is 62%। So 62% equals 372। मैं हिंदी में भी बोलूंगा। अब 1% नहीं, डायरेक्ट क्या लिखोगे? क्या पूछा है? मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स प्लस 100% विच इज 372 बाई, डिवाइड जहां इक्वल लोगे ना उसी के सामने डिवाइड देना, डिवाइडेड बाई 62 इंटू 100। ठीक है, ये 100 ठीक से लिख देता हूं, इंटू 100। अब ये कैंसिल हो रहा है तो देखते हैं। 6 छक्कम 36, 360, 6 दूना 12, 6 बार में गया तो ये, तो यहां से मैक्सिमम मार्क्स कितने का हो गया? तो मैक्सिमम मार्क्स आपका हो गया 600। ठीक है, फुल स्टॉप एंड आंसर। हिंदी में कैसे लिखेंगे? लिखिए, प्रश्न से बी को 372 अंक प्राप्त हुआ है जो कि 62% के बराबर है। यहाँ फुल स्टॉप जरूर देंगे, जो कि 62% के बराबर है। इस प्रकार 62% बराबर 372, तब अधिकतम अंक 100%, हमेशा 100% प्रतिशतता में आपको लेना है। 100% को हल कर लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन मन में कर लो या रफ में कर लो और यहाँ पर लिख लो, इसका तो उत्तर हो गया। अब आप क्या करो कि यहां से इसको बांट दो, क्योंकि ये तो आपने लंबा ले लिया है, तो यहां से बांट दो। अब लिखो क्या पूछा है कि मार्क्स सिक्योर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर बाय ए। तो हम लिखेंगे ए गेट से भी कर दो, ए गेट कितना है 294 आउट ऑफ 6। तो percentage of A equals 294 into 100 divided by 600 which is equals to। अब इसको रफ में आप सॉल्व कर लो,
0000 कैंसिल, 6 5 30, 6 4 जा 24, 24 एंड 5 54, 6 9 जा 50, 49% ये को मिला है। ये भी आपका उत्तर देख रहे हो, एक यहाँ उत्तर दिख रहा है, एक यहाँ उत्तर दिख रहा है, यहाँ पर जरूर लिख देना एक। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा लिखने का तरीका माना जाता है और कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हिंदी में क्या लिखेंगे कि ए को 294 अंक प्राप्त हुआ है 600 में से, इसलिए ए की प्रतिशतता बराबर तरीके से आप प्रतिशतता को चेक कर लेंगे। ये आगे हमारे पास है चौथा प्रश्न। अब हमारे पास है चौथा प्रश्न। इसको हल करने के लिए प्रश्न ने कहा है कि विंकुलम विधि के उपयोग से इसका मान ज्ञात करना है। यूजिंग विंकुलम मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ 989 इंटू 989। यहां पर मिसिंग है ये 989, हमें 989 गुना 989 का मान ज्ञात करना है। तो विंकुलम मेथड क्या होता है, आपको बताया था कि विंकुलम, जैसे मैं लिख रहा हूं 82 विंकुलम, तो इसका नॉर्मल नंबर आ जाता है 80 माइनस 2 मतलब 78, इसको 78 कहते हैं। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं विंकुलम नंबर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 11, यानी 989 को हम 1011 विंकुलम लिख सकते हैं। 11 घटाओगे 1000 से तो 989 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि वी कैन राइट 989 इन विंकुलम इज दिस। सो वी हैव टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है 989 गुना 989। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं कि 1011 सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 11 लिख सकते हैं ना, और इसको भी लिख सकते हैं 1000 माइनस 11। अब तीसरा लाइन नीचे है तो मैं दो ही लाइन में कर लेता हूँ सॉल्व। यहाँ से इस लाइन को ऐसे ब्रेक करेंगे, वो चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें असरसिव मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे, तो हम 1000 को 1000 से गुना करेंगे, इस 1000 को इस 1000 से, फिर 1000 को 11 से, यानी माइनस 1000 गुना 11, फिर माइनस 11 गुना 1000, माइनस 11 गुना 1000, फिर प्लस, कैसे, माइनस माइनस प्लस 11 गुना 11। अब हमें 1000 गुना 1000 कितना मिल जाएगा, 10 लाख, 6 जीरो होगा ना, और फिर ये माइनस हम कर देंगे 1000 गुना 11, तो ये देख लो 11000 और फिर माइनस 11 है, दो बार है, तो मैं डायरेक्ट माइनस 22000 लिख देता हूँ। ठीक है, और जोड़ 121। अब इसको रफ में कैलकुलेशन कर लो, तो इसमें से हम घटाएंगे 10 लाख में से 20,000, तो बचेगा 9,80,000 में से 2 घटाएंगे तो 9,78,000 बचेगा ना, 9,78,000। अब इसमें 121 जोड़ देंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 9,78,121। तो ये हमारा विंकुलम मेथड से सही से उत्तर हो गया, 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर लिखेंगे कि हम 989 को विंकुलम में 1011 लिखते हैं और जिसका मान होता है 1000 माइनस 11। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरा नंबर मिल। पांचवा क्वेश्चन, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 94 दौड़ यानी 94 रन बनाता है, जिससे परिणाम स्वरूप उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है, तो 15 पारियों के पश्चात उसका औसत क्या होगा। क्लास में भी, यूट्यूब में भी, टेस्ट में भी, हर जगह ये क्वेश्चन पढ़ाया। जब भी आपको एवरेज चैप्टर पढ़ाता हूं तब आपको मैं ये
क्वेश्चन कराता ही कराता हूं, और इस पर हम लोग 6-7 क्वेश्चन करते हैं, कम नहीं। अ बैट्समैन इन हिज 15th इनिंग, बोला था ना कि 15वीं पारी में उसने बनाया है 95, तो इसके पहले वो 14 पारियां खेल चुका है, और 15वीं पारी में खेलने की वजह से उसका रन कितना बढ़ गया, 5 रन। ठीक है, जो पुराने छात्र होंगे उनको याद होगा कि 5 रन, जब मैं बोल बोल के आपको पढ़ा रहा था, स्मार्ट बोर्ड नहीं था, तो 5 रन, 7 रन, 6 रन, सारा डेटा कॉपी में है मेरे पास, उस कॉपी का जीरोक्स भी है। और अभी मैंने इसको चेंज करके 2 रन 3 रन कर दिया था। चलो 5 रन बढ़ गया, तो व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 15, तो 15वीं के बाद क्या होगा, आपको जल्दी आंसर लेना कैसे सिखाया था कि 95 बनाया है, इसके पहले 14 खेले, तो 14 पंजे 70 रन तो बांटने में चले गए, एवरेज को मेंटेन करने में बचा कितना, 25, तो ये है आपका न्यू एवरेज। 1 सेकेंड में आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको मेंस में कैसे लिखना है ये भी आपको लिखना सिखाया, कैसे सिखाया था, तो आप बोलना कि 15वीं पारी जरूर है लेकिन 14वीं पारी का औसत मानना। लेट एवरेज रन स्कोर इन 14 इनिंग्स इज एक्स, ठीक है, या फिर हिंदी में क्या लिखोगे, माना 14 पारियों का औसत बराबर एक्स। इस प्रकार 14 पूरा लिखना पड़ेगा, 14 पारियों का कुल रन, तो औसत गुना क्या बराबर योग होता है, तो 14 पारियों का औसत 1 है, तो 14 संख्या हो गया और औसत 1, तो ये कितना हो गया, 14x रन उसने बनाया है, और ये x रन था। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, इसको टोटल स्कोर, टोटल रन मेड इन 14 इनिंग्स इज 14x रन, तथा 15 पारियों में बनाया गया कुल रन। तो बताओ 14 पारियों में इसने तो 14x रन बनाया, और 15वीं में जाके कितना ठोक दिया, 95 रन। ठीक है, तो 14x जोड़ 95 रन इसने बनाए हैं कुल 15 पारियों में। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही है। अब बोला था कि हिंदी में लिखना होगा, तो इस लाइन को भी लिखेंगे। तो अब हमें क्या मिला, 14 पारियों का कुल रन मिल गया, और यहां से 15 पारियों का रन कुल मिल गया। लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार, तो 15 पारियों का कुल रन कितना है, 14x, मैंने ब्लू कलर इसीलिए लिया है क्योंकि आप एग्जाम ब्लू कलर से देते हैं, जोड़ 95 है ना, और इसके बराबर फिर से लिख रहा हूं 15 पारियों का कुल, 15 पारियां यानी संख्या हो गया 15, संख्या गुना औसत बराबर यानी योग, तो कुल औसत कितने से बढ़ गया, 5 रन से बढ़ गया, तो इसका नया औसत क्या है, तो 14 पारियों का औसत है x, तो 15 पारियों का औसत क्या होगा, x जोड़ 5, इसमें हम x और 5 से जोड़ के गुना करा देंगे। बोलोगे कि वो भी एक लाइन लिख ले, जगह कहां है, तो लिख लेते हैं कि इसलिए 15 पारियों का औसत x जोड़ 5 रन, लेकिन जगह नहीं है ना, जगह का भी ध्यान रखना। अब हम यहां से इस तरीके से लाइन खींचेंगे, जहां तक आखिरी आपने लिखा है वहां से लाइन खींचोगे। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसको हल कर लेंगे कि अब हमें क्या मिला है, 14x जोड़ 95 बराबर 15x जोड़ 15 बचे 75। ठीक है, तो अब यहां से मिला 15x माइनस 14x, एक लाइन बचाते हैं ना, क्योंकि 4 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का है, लाइन बचाना होगा। तो ये 14x 15x में से घटेगा तो क्या बचेगा, x, और ये 95 में से 75 जाएगा तो क्या बचेगा
20। x बराबर 20 मिल गए तो 14 पारियों का औसत होगा, तो हम कहेंगे अतः 15वीं पारी के बाद औसत 20 जोड़ 5, 5 रन बढ़ गया है ना प्रश्न के अनुसार, तो कितना हो जाएगा 25। फुल स्टॉप जरूर देंगे और ये उत्तर भी जरूर लिखें। इस प्रकार हम कम से कम लिखकर पूरा का पूरा नंबर लिख ले सकते हैं। ये वाला लाइन आपको नहीं लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए। आंसर पहले हमारा फिक्स हो गया कि आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये छठवां और अंतिम प्रश्न। ये देखो रीजनिंग, तो रीजनिंग में यही माना जाता कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते थे, 2 नंबर के, 4 नंबर के, या फिर एक 2 नंबर का, एक 4 नंबर का, 6 नंबर का, इससे ज्यादा कभी नहीं। लेकिन ये तो 2 नंबर वाला ठीक है, बट मेंस में ऑप्शन की कल्पना नहीं किया जाता था कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन देगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? दिया है कि निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए अंकों, ये तरह अंक हैं, जैसे एक अंक को छोड़कर सभी एक नियम से लिखे गए, निम्नलिखित में से वह अंक छांटो। तो कौन सा अंक छांटो, ये देखते हैं। द नंबर्स गिवन इन द सीरीज, ये नंबर है और इसमें से कैसे लिखना है मेन। तो देखो एक कैसे आता है, तो एक आता है आपका, यहां पर उत्तर लिखा हुआ है कि 1 बराबर 1 का घात 1 बराबर होता है ना 1। फिर हमारे पास 4 है, तो ये होता है 2 का घात 2 बराबर 4। फिर हमारे पास 25 है, तो वो तो अब बारी आती है 25, तो वो तो है 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर है 256, तो ये 256 क्या होता है, तो 16 का स्क्वायर कर दोगे तो नहीं। यहां पर आपको होशियार रहना, एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, और ऐसे हमें एग्जाम में भी करना होगा। एक बार रफली सॉल्व कर लेना होगा, फिर यहां लिखना होगा। ये है 1 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, और ये हमारा आंसर है। और ये है यहाँ पर 3 टू द पावर 3 होना चाहिए, यहाँ 4 टू द पावर 4, देखो 256 होता है। और ये 5 टू द पावर 5, 5 पच्चे 25 पंजे 125 पंजे 625, तो 625 गुना 5 कितना होता है 3125। समझ में आ रहा है? फिर ये 6 का पावर 6 होगा और ये 7 का पावर 7। ये तो कई लोगों का आंसर यही आता है लास्ट वाला, कि किसी भी नंबर के स्क्वायर का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता, तो उस नियम से वो किसी का स्क्वायर नहीं है, बाकी सब किसी ना किसी के स्क्वायर है। ऐसे भी लोग लॉजिक लगाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लॉजिक ये है कि जितना नंबर उतना ही पावर, जितना नंबर उतना ही पावर, इस तरीके से ये बना है। तो सब फुलफिल करते हैं, लेकिन ये वाला उसको फुलफिल नहीं करता है। 7 को 7 बार गुना करोगे तो ये आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखने चलते हैं। अब तो आपको बातें समझ में आ गई है, अब तो सिर्फ शब्द देना है कि 5 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या था प्रश्न में, 5 के स्क्वायर के बाद 4 का पावर 4 था, तो स्क्वायर नहीं आना चाहिए था, यहाँ यहीं पर गलत है। तो अब हमारे पास है 4 का पावर 4, 256। फिर 5 का पावर 5, इस, फिर 6 का पावर 6। ये कितना दिया, 4 6 6 5 6, 4 6 5। फिर हमारे पास है 7 का पावर 7, जो कि है 8 2 3 5 4। ठीक, अब हम लिख सकते हैं दिए गए क्रम में, दिए गए क्रम में, अच्छा ऊपर इंग्लिश लिखा था ना, चलो वो भी लिख देता हूँ। क्रम में 25 सभी से भिन्न है, सभी से, अतः
ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो इन गिवन सीरीज 25 इज आउट फ्रॉम ऑल, हेंस द आंसर इज, ठीक है। अब हमारे पास है 4 अंकों वाले प्रश्न, 7वां प्रश्न। इसके लिए आपको शब्द सीमा मिलती है 60, यानी लाइनों की संख्या हो जाएगी दुगनी। तो 60 अंक लिखना है और हमारे पास ये प्रश्न है, हूबहू यही प्रश्न यूट्यूब में जाकर पाथ IAS अकेडमी करो और वहां पर हमें वीडियो मिलेगा और उसमें 6वां प्रश्न है। हूबहू यही प्रश्न है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा जरूर होगा, रीजन ये है कि मुझे बहुत सारी बातें भी करनी है, बहुत कुछ आपको सिखाना भी है। एग्जाम के प्रेशर में तो मैं नहीं लिख रहा हूं ना, और इसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम होता है 40 मिनट्स, 40 मिनट में ये आंसर आप लिख सकते। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर बट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम आपको पता होना चाहिए धारा के विपरीत जाती है, और डाउन स्ट्रीम आपको पता होना चाहिए धारा के साथ। पहले मैं क्वेश्चन डील कर लेता हूं, समझा लेता हूं दोनों भाषा में कि धारा के विपरीत, विपरीत अब मैं यहां पर मान लूंगा, माना, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। अच्छा एक बार इंग्लिश में, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स y एंड स्पीड, इसमें मुझे स्प्लिट करना है, मुझे पहले ही पता है इसलिए मैं नीचे लिखूंगा, एंड स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स x। आपको समझ में आना चाहिए कि धारा की दिशा में, यानी अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है और डाउन स्ट्रीम का स्पीड x प्लस वाई। धारा के विपरीत x माइनस वाई और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में x प्लस वाई। धारा सपोर्ट करती है और वो अगेंस्ट करती है। 15 किलोमीटर नाव की चाल है, तो ये क्या है y, और 30 किलोमीटर दूर जाना है। तो पूछा क्या है, नदी की धारा की चाल बताएं, सॉरी नाव की चाल। नाव की चाल हमने क्या माना है, x माना है, तो ये क्या होगा x, और ये धारा की चाल यानी y बताना है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और यहां पर स्ट्रीम ऑफ द रिवर, ठीक है। तो अब अपनी चीजों को दिमाग में रखते हुए सॉल्व करेंगे, बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको 60 शब्द देना है तो दे दो। लिख दो। तो स्पीड ऑफ 14 डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में इस बोट का स्पीड क्या होगा, तो x दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, भी लिख दो। तो 15 किलोमीटर पर आवर प्लस y, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर माइनस, ठीक है, धारा के साथ जुड़ता है, धारा के अगेंस्ट घटता है। हमने फॉर्मेलिटीज पूरी, इसमें लिख रहे हो तो इस लाइन में नहीं लिखना है, ध्यान रखना। अब आगे प्रश्न में क्या दिया है, 30 किलोमीटर जाना है, तो 30 किलोमीटर कैसे जाओगे, 30 किलोमीटर अगेंस्ट, 30 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। एक ही लाइन में इतना स्पेस होता है कि आप एक लाइन में लिख सकते हो। तो अगेंस्ट के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, यानी अप स्ट्रीम के लिए क्या लिख रहा हूं, 15 माइनस वाई, और फिर 30 किलोमीटर आपको जाना है 15 प्लस वाई से। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आगे पढ़ लेते हैं। इतना दूर से हमने ये कर लिया, जाकर आ गया 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट में, ध्यान से पढ़। धारा की दिशा में वापस मूल बिंदु पर 4 घंटे 30 मिनट में पहुंचती है, जाकर आने में कुल समय लगा 4 घंटा
और 30 मिनट। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसको हमें प्लस करना है। और 4 घंटा 30 मिनट को 4.5 घंटा कहते हैं। तो 4.5 घंटा को 9/2 घंटा भी कहते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 9/2 लिख लें, क्योंकि ये भी टाइम है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। अब यहाँ से आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसमें से मैंने एलसीएम ले लिया, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस बी स्क्वायर। अब 30 और 30 ये कॉमन हो गया, ठीक है, बाहर कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/2 गुना 30। बातें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी है 1, तो ये जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी 15 प्लस y, और ये प्लस, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं रख रहा हूँ और भी शॉर्ट कर। अब ये जाके यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 15 माइनस वाई। आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही। अब यहाँ से हमें इस तरीके से तोड़ना होगा दो भाग, ठीक। यहाँ से मैं यहाँ जंप करें, क्योंकि नीचे वाली लाइन में नहीं लिख सकता। अब ये नीचे में क्या है इसमें, तो ए स्क्वायर 225 माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर देखो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, तो 15 और 15 30, और ये बराबर में क्या हो गया, तो देखो 3 तिया 9 और 10 तिया 30, यानी 3/20 बचा, 3/20 बचा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर से ऊपर काट लूं, 3 एकम 3 और इधर 10, तो ये आ गया 200। कितना आ गया 200, और बराबर 1 बचा है, तो ये 225 माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो गया, और ये इधर जाएगा तो 225 में से 200 घट के 25, तो हम लिख सकते वाई बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, ठीक है। और हिंदी में लिख रहे हो तो ये बड़े आराम से और बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स के अंदर मिल गया। 60 वर्ड्स का मतलब ये है कि मैक्सिमम 60 वर्ड्स में आपको लिखने, ठीक है, वो मैक्सिमम लिमिट है, अपर लिमिट है, और उससे कम 60 वर्ड है तो 30 वर्ड से ज़्यादा लिखो, ठीक है। उसको वर्ड लिमिट को एक्सीड ना करो, उससे बाहर ना जाओ, वो गलत मान। एक और प्रश्न, टाइम एंड डिस्टेंस। देखो टाइम बोट एंड स्ट्रीम से आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस से बैक टू बैक हमेशा पूछा है सीजी। सोहन साइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने घर तथा उद्यान के बीच को दूरी तय करते हुए 20 मिनट की देरी से पहुंचते। जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 10 मिनट पहले। ये भी आपको क्लास में बताया था, एक बार मैं वैसे ही बताता हूँ कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, 20 मिनट लेट। और जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। बताया था लेट बिफोर के केस में टाइम का अंतर देखना होता है। बोला था कि आप दूरी मान लो, दोनों से कटने वाला डाटा कितना मान लोगे, तो 120, या फिर दोनों को गुना करा के 1200 किलोमीटर भी कोई मान सकता है। मानने वाले को हम क्या कह सकते हैं, तो अब 10 के रफ्तार से जाने में कितना टाइम लगेगा, 30 के रफ्तार से, तो 0 40 घंटा लगेगा, और यहां से 30 घंटा, तो समय का अंतर 10 घंटे का है। समय का अंतर कितने का है, 10 घंटे का है, तो दूरी है 1200 किलोमीटर। लेकिन यहां से अंतर कितने का है, 30 मिनट का, और 30 मिनट को क्या कहते हैं, आधा घंटा। 10 घंटे का अंतर है तो 1200, आधा घंटा मिलाना है। इसको आधा घंटा करने के लिए क्या कर दे, 20 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा ना आधा घंटा, इसको भी 20 से भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 60 किलो, ठीक। तो ये था लॉजिकल अप्रोच। तो इसी को हम फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, कि इस दोनों को गुना करा देंगे। ये 1200 कैसे आया है, तो 30 गुना 40 बटा 30 जोड़ 40, देखो इस दोनों को जोड़ देंगे, 30 जोड़ 40, और ये समय के अंतर यानी आधा से गुना हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 1200 बटा 70, सॉरी जोड़ नहीं घटाए थे ना, डिफरेंस लिए, हमेशा डिफरेंस ही लिया जाता है, -40, तो ये कितना आ जाएगा 10।
-40 को पहले लिख देना, 30 को बाद में लिख देना। फिर से यार लिख देता, ये हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला घटता है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। और गुना 1/, तो ये गया और ये देखो अब क्या बन गया, ये बन गया x और इसको हम कह सकते हैं y। तो ये बन गया फॉर्मूला x y अपॉन y माइनस एक्स इंटू टाइम डिफरेंस। बाकी x को भी मानकर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ओवरव्यू बताया कैसे चीजें मैंने आपको सॉल्व करना सिखाई थी, कैसे जल्दी आंसर लोगे, कैसे खुद का फॉर्मूला बना लोगे, वो सारी चीजें आपने यहाँ पर देखा। तो अब मैं इस फॉर्मूले से बता देता हूं और फिर एक और फॉर्मूले से आपको बताऊंगा, ओके। आइए देखा जाए कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या लिखेंगे। यहां पर लिख देंगे फॉर्मूला बाय यूजिंग फॉर्मूला, यानी सूत्र क्या होगा, तो सूत्र होगा x गुना y बटा y माइनस एक्स गुना टाइम डिफरेंस, यानी लेट और बिफोर बोला है ना, तो लेट बिफोर के ही टर्म में लिख देते हैं। लेट प्लस बिफोर, ठीक है, रख लो x बराबर 30 और y बराबर, तो अब यहां से मान रखने पर क्या मिल जाएगा, 40 30 40 30 गुना, अब ये क्या हो गया, लेट कितना हुआ है 20 मिनट, पहले कितना पहुंचा है मिनट, लेकिन इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया 1200 बटा 10 गुना आधा, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आ रहा है, मिनट में नहीं रख सकते। तो ये 0 से 0 गया 120, 60 घंटे कह देंगे किलोमीटर। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका भी, माना दोनों स्थानों के बीच की दूरी x किलोमीटर है, ठीक है। लेट इधर में सेकंड मेथड लिख, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इक्वल्स x किलोमीटर, मान लिया। तो अब जा रहे हो किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा, x बटा 30, कुछ तो टाइम लगा यहां से। फिर आप late by 20 minutes. However, with the speed of 40 kilometer, he reaches 10 minutes earlier. तो जब 40 की स्पीड से चलाया तो 10 मिनट पहले, यहाँ पर कम टाइम लगा हुआ, यहाँ पर ज्यादा टाइम लगा होगा, तो इसका अंतर माइनस कर दिया। और जब भी टाइम का अंतर लोगे लेट बिफोर, तो हमेशा प्लस होगा, लेट बिफोर प्लस होगा। तो इक्वल्स क्या लिखेंगे 30 मिनट्स और डायरेक्ट लिखो आधा घंटा 1/2, और इधर ये किलोमीटर पर आवर है तो इधर से भी टाइम लेके कॉमन लेके कैंसिल। अब आप यहां से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मेन चीज है ये आधा घंटा समय, एलसीएम हो जाएगा 120 और ये 34 जा 4x माइनस 3x इक्वल्स हाफ आवर। आप आर तो आर कैंसिल हो चुका है, अंडरस्टूड है, राइट, हाफ ही रखो, मेंस लिख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा मैंने फैला दिया है, इसको कम करके रखेंगे। यहाँ से क्या आया x बराबर 120 से ये 60 टाइम है 60 किलोमीटर डायरेक्ट बिल, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से जा सकते हो मेंस में। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, आप मीन मीडियन मोड सर्च करो यूट्यूब में, आपको मिलेगा एज इट इज क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x रख लिया।
तो ये है अपना क्वेश्चन। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ऑलरेडी रिटन सोल्यूशन मेरे पास है, मैं उस सोल्यूशन को बात कर रहा था ना आपको कि लिखा हुआ कॉपी दिखाऊंगा। ये देखो, ये है हमारे पास क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ ब्रैकेट्स बनाने होंगे, क्लास इंटरवल जो प्रश्न में दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फिर फ्रीक्वेंसी लिख लिया, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क इसमें दिया था उसको हमने एफ रख लिया है। फिर मिड पॉइंट एक्स, और उसके बाद ये तो दोनों चीजें दी गई हैं। ये मिड पॉइंट कैसे निकला, इस दोनों को प्लस करके 0 + 10/2 कैसे निकलता है, लोअर लिमिट इसको कहते हैं अपर लिमिट बाई 2। 10 + 20 30/2 इज 15, 20 + 30 50/2 इज 25, वैसे ही 35 और 45 ये निकलता है मिड पॉइंट, जिसको हम x कहेंगे। अब हमें चाहिए fx, यानी ये है f और ये है x, फ्रीक्वेंसी को f कहेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे। तो f × 35 क्या आया, 35। मेन चीज हमारा ये है 35f, ये मिल चुका हमें। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। मीन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब एज्यूमिंग मीन के थ्रू भी जा सकते हो, किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो सिग्मा fx क्या है, तो ये है ना fx, यहां पर भी डायरेक्ट हम fx लिख सकते थे, या फिर थोड़ा सा शो कर दिया गया 25 90 220 35f प्लस दिस। और फिर हमने f को भी, ये है f फ्रीक्वेंसी को भी, और ये है fx गुना करके आता है, ठीक है ना। एक मिनट में बता ही दूं, ये 5 × 5 = 25, 15 × 6 = 90, और ये 250, और ये 35 × f, और ये ऐसे आया। तो इसको हमने ऊपर प्लस किया है और इसको हमने नीचे प्लस किया, इसका कोई यूज नहीं, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज है। अब देखो 950 + 35f, इसको हमने सॉल्व किया तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये सॉल्व होके ड्रॉप में सॉल्व करके डायरेक्ट 14 उत्तर लिख सकते, ठीक है। तो साफ साफ सोल्यूशन है। ऐसे अगर आपने लिखा है मेंस में तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आइए आगे चल। अब है हमारे पास 10वां क्वेश्चन, यह है खंड 3, यहां से 8 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 8 नंबर के लिए, और इस बार कुछ नया किया है सीजीपीएससी। इस बार क्या किया, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा 8 नंबर में, अब तक नहीं पूछता था। अब तक 2 नंबर या 4 नंबर, इससे ज्यादा का रीजनिंग नहीं आता था, लेकिन इस बार 8 नंबर का है, ऑप्शन भी दिया है। देखो ये एक ये एक पजल है और इस पर 7 स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, A B C D E and F are 6 members of a family, each of them engaged in a different fields, doctor, lawyers, teachers, engineers, nurse and manager। ये अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं लोग, और 6 लोग भी हैं, ठीक है। each of them remains at home on a different day, कोई एक सेम डे पे नहीं रहता। ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे ही रहते हैं, संडे की बात नहीं की गई। लॉयर इन द फैमिली, मतलब इस तरीके से तीसरे नंबर से हमारे काम के स्टेटमेंट से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां यहां तक देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन में कैसे ऑप्शन के थ्रू हमें आंसर करना है ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन पहले तो ये सॉल्व होना चाहिए पजल, स्पेस नहीं है। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, उसके बाद हिंदी में क्वेश्चन रहता है, वैसे ही हमने भी उसी क्वेश्चन को उठाया है। थोड़ा सा इसको अब बड़ा कर लेता हूँ, हाँ अब और दिखता होगा क्लियरली। ये नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, नर्स। जब भी ऐसी चीजें होती है कि पहले तो लोग हैं और ये अलग अलग प्रोफेशन के हैं, उसके बाद सप्ताह के भिन्न भिन्न दिन और सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक सदस्य भिन्न भिन्न दिनों में घर पर एक एक करके रहता है, मतलब एक साथ 2 नहीं रह सकते। अब यहां से हमारा कंडीशन दिया हुआ है, तो यहां से कंडीशन को पढ़ते हुए हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। चाहे तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिखाया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिए, और फिर मैं इस पजल को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इस पजल को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। अब मैंने पहले ही एक तालिका बना ली है, क्योंकि ये डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, और मैंने आंसर भी कैसे लिखना है ये भी एक फॉर्मेट लिख रखा है, ताकि हमें सिर्फ उसमें डाटा फिट करना रहे। और चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखा, आपको आंसर में ऐसे ही लिखना है।
समाधान या हल या सॉल्यूशन इंग्लिश में, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों की बात कर रहा हूं। दी गई जानकारी से निम्नलिखित तालिका बनाई जा सकती है। इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, ब्लू पेन का यूज करना या ब्लैक का। सॉल्यूशन, वी कैन be made, can made following table from above information। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन लिख लेंगे। और क्या दिया है मैंने, ये सभी के सभी लोग हैं, सबका नाम लिखा गया है। ठीक है, ABCDEF 6 लोग हैं। उसके बाद डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इंजीनियर, नर्स और मैनेजर। ठीक, इतने तरह के ये लोग प्रोफेशन में शामिल है। सारे प्रोफेशन को हमने लिख दिया। उसके बाद है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतने इतने दिन को रहते हैं। तो मैंने सारा टेबल पहले से अरेंज कर लिया। लाइन खींचने में टाइम जाता है, टाइम बचाने। अब हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन मोबाइल में ले ले रहा हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन को देखने में। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लॉयर इज इन द फैमिली, लॉयर नहीं लॉयर इन द फैमिली रिमेन्स एट होम ऑन ट्यूसडे। जो भी लॉयर होगा वो किस दिन रहेगा, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे तो लॉयर के लिए फिक्स हो गया। ठीक है, तो लॉयर और किसी दिन नहीं होगा, लेकिन लॉयर है कौन ये कहां से पता चले। तो इस स्टेटमेंट को छोड़ते हैं। चौथा स्टेटमेंट, सी रिमेन्स एट होम ऑन, सॉरी लॉयर थर्सडे लिखा है और ये ट्यूसडे है। सी रिमेन्स एट होम ऑन ट्यूसडे, सी घर पर मंगलवार को रहता है, ये है सी। तो सी मंगलवार को घर पे रहेगा, ध्यान से सीखना। तो मंगलवार को टिक कर लेंगे, ये मंगलवार को घर पे है। तो अब सी बाकी किसी भी दिन घर पे नहीं रह सकता। फिर सारे ब्रैकेट्स को या सारे खानों को हम काट देंगे, एक में टिक रखेंगे कि इस दिन है। लेकिन अब मंगलवार को बाकी कोई भी नहीं रह सकता, साफ साफ बोला है कि सभी एक एक करके रहते हैं। तो इस तरीके से इधर कटिंग लग गई पहली बार। ठीक है, सिर्फ एक के लिए, किसके लिए, इसी मंगलवार को रहता है। ए डॉक्टर, ए क्या है, डॉक्टर है। डज नॉट रिमेन्स एट होम इधर ऑन सैटरडे और वेंसडे, कि ए डॉक्टर है तो डॉक्टर में टिक कर दिया हमने। इधर ना दूसरे कलर से हम लोग फिल करेंगे। ए डॉक्टर है तो ए को टिक कर दिया, डॉक्टर साहब है। तो ये अब ए लॉयर नहीं हो सकता, टीचर नहीं हो सकता, इंजीनियर, नर्स, मैनेजर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, और साथ ही BCDEF में से कोई भी डॉक्टर नहीं हो सकता। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक, अब अगला स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट से जितनी चीजें हैं सबको हम सॉल्व करके रख लेंगे। लेकिन इसी में बोला है कि ए डॉक्टर है और ये घर में सैटरडे और वेंसडे को नहीं रहता। सैटरडे मतलब शनिवार को भी नहीं रहता और वेंसडे को भी नहीं रहता, मतलब बाकी दिनों में रहने की संभावना है। किस दिन को रहेगा देख लेंगे। अब आगे चलते हैं। डी हु इज नीदर द डॉक्टर नॉर द टीचर, यानी डी के बारे में बोला गया है कि डी ना ही डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो ऐसे ही कट गया, ये टीचर भी नहीं है। ठीक है, स्टेज एट होम ऑन फ्राइडे, लेकिन घर पर गुरुवार को रहता है। कौन, डी, सॉरी फ्राइडे मतलब शुक्रवार को रहता है, ये डी है और ये फ्राइडे शुक्रवार को घर में रहता है। तो इसके लिए हमने घर पे रख दिया इसको शुक्रवार को, डी को, तो ये टिक लग गया। अब इसका मतलब है कि बाकी किसी भी दिन घर पे नहीं रह सकता और शुक्रवार को इसके अलावा और कोई भी घर में नहीं रह सकता। ठीक है, इस तरीके से कटिंग और टिक का कार्य चलता रहेगा। बी इज एन इंजीनियर एंड ई इज मैनेजर। देखो बी है इंजीनियर, बी क्या है, इंजीनियर। तो अब बी बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं जा सकता और साथ ही ये
ये भी कट हो जाएगा साथ साथ कि बी जब इंजीनियर हो गया तो और कोई इंजीनियर नहीं हो सकता और बी बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं जा सकता। उसके बाद बोला है ई इज मैनेजर, ई मैनेजर है तो ई को हम लोग मैनेजर बना देते हैं, तो और कोई भी मैनेजर नहीं बन सकता और ई भी किसी दूसरे प्रोफेशन को नहीं ले सकता। ठीक है, इतनी बातों को तो हमने हल कर लिया। अब क्वेश्चन पूछा है लेकिन बहुत सारे ब्लॉक्स अभी खाली है, तो इतना तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या करें, तो देखो अब क्वेश्चन ने बोला है ई के बारे में, तो ई किसी ना किसी दिन घर को रहेगा। एक बार इंफॉर्मेशन एक छोड़ दिया था ना ऊपर कि सी रिमेन्स एट होम ट्यूसडे, सी किस दिन घर में रहता है, मंगलवार को, तो मंगलवार को तो रह गया। और एक छोड़ा था कोई, हाँ, लॉयर इन द फैमिली रिमेन्स एट होम ऑन ट्यूसडे, ये जो वकील है, सॉरी थर्सडे, जो वकील है वो गुरुवार को घर में रहते हैं। तो वकील साहब किधर है, तो जो गुरुवार को घर में रहते होंगे वही वकील साहब हैं। तो गुरुवार इधर खाली है क्या, हाँ खाली है, तो वकील कोई हो सकता है। देखो ये तो इंजीनियर हो गया तो ये कट जाएगा ना, क्योंकि गुरुवार को इंजीनियर साहब, सॉरी मैनेजर साहब घर पे नहीं रख सकते। फिर गुरुवार को, इसमें से कुछ हुआ है क्या, नहीं, गुरुवार को ये कौन है, बी, इंजीनियर साहब भी घर पे नहीं रह सकते हैं। तो गुरुवार को घर में रहेगा कौन, तो वकील साहब रहेंगे। तो गुरुवार को दो जगह बचा और इसमें डॉक्टर साहब के लिए जगह छोड़ा गया है, तो गुरुवार को डॉक्टर साहब भी नहीं रख सकते। तो देखो ये डॉक्टर साहब सोमवार को आ गए हैं और एक ही जगह गुरुवार को बचा कौन, एफ, यानी ये गुरुवार को रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वकील कहलाएंगे। इस तरीके से इसको लॉजिक लेना है इससे सीखते हुए। तो जब ये वकील हो गए तो ये बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं जा सकते और कोई भी वकील नहीं हो सकता, कोई भी वकालत नहीं कर सकता। और जब वकील साहब गुरुवार को रहते हैं तो वकील साहब बाकी किसी दिन घर में नहीं रह सकते। यहां तक की बातें आई थिंक समझ में आ रही है। अब क्या क्या बच गया, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, टीचर बचे हैं। तो एक ही है ना सी, मतलब डेफिनेटली सी कौन बनेंगे, टीचर। और टीचर किस दिन रहते हैं, मंगलवार को। तो जब ये टीचर हो गए तो बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं जा सकते। तो अब नर्स के लिए कौन सा पोस्ट बचा, डी, नर्स है, ये फ्राइडे को आती हैं। अब देखें जब ये डॉक्टर साहब सोमवार को आते हैं तो सोमवार को और कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो अब 1 2 3 4 खाने खाली दिख रहे हैं। अब उसको भरने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि अगर बी बुधवार को आता है तो शनिवार को सी आएगा, और अगर सी बुधवार को आता है तो शनिवार को बी आएगा। इसी बात को मैंने लिखा है। इस तालिका से हम पाते हैं कि इंजीनियर बी, बी कौन है, बी कौन है, इंजीनियर बी, और प्रबंधक ई, ई कौन है, प्रबंधक ई, बुधवार या शनिवार को घर पर रहते हैं, या तो बुधवार को या तो शनिवार को। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी संयोजन। ओके, तो ये तो सेट हो गया पूरी तरह से। आपने सीख लिया कि कैसे सेट करना है इसको, थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है। चलो अब हम देखते हैं इसका आंसर। पहला आंसर, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने आंसर लिख लिया है, इसके साथ साथ हम आगे फटाफट बढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सी, क्या सी टीचर है, तो सी के बारे में देखिए, इसमें सी को टीचर बोला गया है, यस सी टीचर है, मतलब ये सही है, तो उत्तर नहीं होगा। बी इंजीनियर है, हाँ बी इंजीनियर है। एफ नर्स है, एफ लॉयर है, नर्स नहीं है। फिर बोला एफ लॉयर है, हाँ, तो ऑप्शन सी में दिया है एफ नर्स, तो एफ नर्स नहीं है इस तालिका के अकॉर्डिंग। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट ऑप्शन सी इज नॉट अ नर्स। ठीक है, हेंस, और थोड़ा सा अच्छा लिख दो, हेंस ऑप्शन सी इज आंसर। ठीक है,
ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? तो पहला, लॉयर ट्यूसडे को रहते हैं, तो लॉयर ट्यूसडे को नहीं थर्सडे को रहते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, टीचर वेंसडे को रहते हैं, टीचर सी नहीं, ये ट्यूसडे को रहते हैं, ये भी गलत हो गया। तीसरा, मैनेजर फ्राइडे को रहते हैं, मैनेजर नहीं फ्राइडे को नहीं रहते, ये भी गलत हो गया। डी, नर्स फ्राइडे को रहती है, नर्स कहां है? नर्स डी है और ये फ्राइडे को रहती है। यस, नर्स डी फ्राइडे को रहती है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? ऑप्शन फ्रॉम द ए वाला, फ्रॉम द अबव टेबल, from the above table it is clear that option D, option D क्या है? ऑप्शन डी, नर्स ऑन फ्राइडे इज करेक्ट आंसर, इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी, मैं यही से टिक कर देता हूं ना, आप तो लिखना सीख चुके हो। क्वेश्चन नंबर डी देख लो, तालिका तो देखना ही पड़ेगा यार, इसमें थोड़ा सा बोर्ड पे बताने में दिक्कत हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। सी, हु इज नर्स इन द फॉलोइंग। तो नर्स कौन है? अभी अभी तो बोला है, नर्स कौन है? नर्स डी है। तो आंसर क्या कह देंगे? ऑप्शन बी में डी दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन बी ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन सी का आंसर, फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर एज नर्स इज डी, तो ऑप्शन डी इज आंसर। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर डी, चौथा क्वेश्चन क्या है? हु रिमेन्स एट होम ऑन द नेक्स्ट डे ऑन विच सी स्टेज एट होम। जिस दिन सी घर पर रहता है उसके अगले दिन घर पर कौन रहता है? तो सी किस दिन घर पर रहता है? यहां से देखिए, तो सी रहता है मंगलवार को, तो उसके अगले दिन बुधवार को घर पर कौन रहता है? या तो बी, सॉरी ई यहां पर होगा, इसको ई कर लीजिएगा, मैंने गलती कर दी थी, ये ई कर लीजिएगा। ठीक है, या तो बी या तो ई। ठीक है, देख लो ये क्वेश्चन दिखाता हूं, जिस दिन सी घर पर रहता है उसके अगले दिन घर पर कौन रहता है? तो या तो बी या तो ये था एक पजल जो जिसका यूजुअल टाइम एग्जाम में भी 5 से 8 मिनट होना चाहिए, 8 मिनट तक में बन जाना। इस क्वेश्चन को, इस तीनों क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स में मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि लिखने में काफी टाइम जा रहा है, वीडियो बड़ी हो रही है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे देखें। तो देखो ये रहा क्वेश्चन, ये था ना कि हमें 95 का स्क्वायर फाइंड करना था, और वो भी किस मेथड से? तो वैदिक मैथ्स के किसी भी मेथड से, इसने किसी पर्टिकुलर मेथड की नाम नहीं ली। तो मैंने क्लास में आपको क्या क्या बताया था स्क्वायर निकालने के लिए? ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू आप कर लोगे, फिर अनुरूपेन मेथड, उसके थ्रू भी स्क्वायर कर सकते हो, एक न्यूनेन प्रूवेन, एकाधिकेन प्रूवेन। एकाधिकेन प्रूवेन कब लगता था? जब यूनिट डिजिट 5 हो तब तुरंत एकाधिकेन मेथड लगा सकते थे। तो 95 में इकाई अंक क्या है? 5, तो हम एकाधिकेन लगा सकते हैं, तो वही लिखा गया है। फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर in the Vedic maths can be done by या can be find by following methods। done या find आप कुछ भी लिख सकते हो। कौन सा मेथड है? तो एकाधिकेन पूर्वेना, पूर्वेना मेथड पूरा लिखिएगा। अब 95 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो इसमें दो भाग होते हैं। 95 को 9 और 5, तो उत्तर को दो भागों में बांटा जाता है। एक तरफ होता है LHS ऑफ आंसर, LHS ऑफ आंसर, और दूसरी तरफ क्या होता है? RHS ऑफ आंसर। ठीक है,
तो अब LHS पहले सॉल्व कर रहे हैं। LHS में हम एकाधिक एन मेथड लगाते हैं। तो RHS 9 है इसका लेफ्ट, सॉरी LHS, और ये 5 है RHS। तो हम इसको 9 इंटू एकाधिक ऑफ 9 इंटू 9+1, एकाधिक को देखो ऐसे हम इंडिकेट करते हैं, 9 के ऊपर डॉट लगा देंगे तो ये 9+1 कहलाएगा। तो यही एकाधिक है। 9 इंटू 9+1 बराबर 90। फिर क्या लिखा है यहां, एड 1 विद 10th डिजिट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ। क्या है कि 9 में हम ऐड किए हैं, 10th डिजिट में 1 किए हैं और उसी से मल्टीप्लाई किए, यानी इस प्रोसेस को यहां पर लिख कर दिखाया गया है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन। डायरेक्ट लिखिए RHS ऑफ आंसर, यानी 5 इंटू 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जाता है 25। हेंस करेक्ट आंसर इज 9025। ठीक है, 90 कहां से है ये वाला, और बाद में 25 कहां से ये वाला। तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी तो आप इसको फाइंड करना जानते ही हो कि 95 का स्क्वायर निकालना था। तो इसका मतलब क्या है कि हम इधर लिखेंगे 9 इंटू 10 और इधर लिखेंगे 5 इंटू 5, तो ये 9025 डायरेक्ट आंसर आ जाता है। किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको कराए। इसका बी पार्ट क्या है, तो बी कहता है राइट a note on the number 1729 and write देख लो, यहां से भी क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द नंबर 1729 विथ रेफरेंस टू रामानुजन, कि रामानुजन के संदर्भ में संख्या 1729 पर प्रकाश डालें। तो रामानुजन के संबंध में कैसे प्रकाश डाल सकते हैं, तो द नंबर 1729 इज ऑल्सो कॉल्ड रामानुजन नंबर। 1729 को क्या कहा जाता है, रामानुजन नंबर। हिंदी में क्या लिखेंगे कि 1729 को रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है। फिर विच इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 नंबर्स, यानी 1 क्यूब, ये क्या है 1 का क्यूब और ये है 12 का क्यूब, तो ये होता है 1729। एंड 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब बराबर 1729। 10 क्यूब क्या होता है 1000 और 9 क्यूब क्या होता है 729। दोनों को जोड़ने पर 1729 आ जाएगा। और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, और 12 क्यूब 1728। दोनों को जोड़ने पर, ये देखना इस पर रील्स भी बनाया था, एग्जाम के दिन ही बनाया था। ओके, तो ये मिल गया। इज द स्मॉलेस्ट नॉन ट्रिवियल टैक्सी कैब नंबर, ये एक कैब का नंबर था, कहानी भी बताया था, जिससे उनके दोस्त हार्डी मिलने आए थे। एंड इट इज नोन एट द हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस है ये रामानुजन नंबर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द बुक्स रिटन बाई वराहमिहिर। तो आप जानते हो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वराहमिहिर के बारे में, कि ये वराहमिहिर का नाम वराहमिहिर नहीं है, इनका नाम था मिहिर ओनली, लेकिन इनको नाम दिया गया, ये एक राजा के बेटे के प्रेडिक्शन किए थे कि उनकी 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी, और उन राजा के बेटे को सुअर ने मारा खेलते वक्त, तब उनकी मृत्यु हो गई। तो सुअर को कहते हैं वराह, तब से इनका नाम क्या पड़ गया वराहमिहिर। इस पर डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, द नेम ऑफ द बुक्स रिटन बाय वराहमिहिर इज, पहला पंच सिद्धांतिका, बड़ा ही फेमस है, हिंदी में भी वही लिखेंगे कि वराहमिहिर द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकें निम्नलिखित है। पहला है पंच सिद्धांतिका, दूसरा है वृहद जातका, और तीसरा है वृहत संहिता, वृहत संहिता, यहां H होगा, संहिता। तो 3 किताबें हैं जो बड़ा फेमस है, और ये वराहमिहिर द्वारा लिखी गई है। तो बार बार मैं पढ़ाता था क्लास में 5 मैथमेटिशियन के बारे में, कि आर्यभट्ट, रामानुजन, वराहमिहिर, फिर अपने हो गए क्या कहते हैं उनको, जीरो वाले को, ब्रह्मगुप्त। इनके बारे में पढ़िए, खूब पढ़िए, आएगा तो देखो 2 के बारे में रेफरेंस देकर पूछते। तो इस तरीके से इसका आंसर आप देख सकते। चलो अंतिम और 12वां, अब हमारे पास है 12वां क्वेश्चन, और 12वां क्वेश्चन है DI। पिछले 3 वर्षों में, इस वर्ष को मिलाकर 3 वर्षों से लगातार DI पूछ रहा है, और लगातार पाई चार्ट ही पूछ रहा है।
कई बार मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, आइए देखते हैं क्लास में पढ़ाई हुई चीजों से ये कैसे समान है। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये है एक चार्ट जिसमें पुरुष के बारे में बताया गया है और दूसरा चार्ट है जिसमें महिला के बारे में बताया गया है। और ये है किसी शहर का। ऊपर दिए गए चित्र में 7 राज्यों के पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है। ये 7 अलग अलग राज्य हैं, ABCDEFG तक। और इसकी जनसंख्या है पुरुष, सिर्फ और सिर्फ पुरुष है 39 लाख। इस शहर में पुरुष कितने हैं? तो 39 लाख पुरुषों के बारे में बताया गया है। और यहां पर ऊपर दिए गए चित्र में 7 राज्यों के महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत दिखाया गया है और कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? 32 लाख। तो ये कुल कितने हो गए? तो 39 जोड़ 32, यानी कुल की बात होगी तो 71 लाख जनसंख्या है। तो 71 लाख जनसंख्या के बारे में हमें डील करना है। मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था कि हमने एक डायग्राम दे दिया था कुल शहर के कुल जनसंख्या, यानी मेल और फीमेल दोनों मिलाकर, और एक तरफ दे दिया था सिर्फ और सिर्फ मेल का जनसंख्या। तो जब फीमेल पूछना होता था तो कुल में से मेल को माइनस करके फीमेल निकाल लेते थे, लेकिन यहां पर दोनों अलग अलग दिया है। अगर कुल पूछेगा तो दोनों को प्लस करना होगा। तो ये उससे इजी ही है जो हमने क्लास में पढ़ा, यूट्यूब में भी पढ़ा। क्लास तो यूट्यूब में आप DI सर्च कीजिए और दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही यही है। अब इस पर आधारित हमारे पास 3-4 क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन इनफैक्ट पूछे गए। देखो 5 क्वेश्चन, सभी राज्यों की जनसंख्या का औसत क्या है? तो कितना है हमारा? 71, और 71 को भाग दे देंगे 7 से, तुरंत आ जाएगा पांचवा का आंसर। राज्य सी की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत वहां की महिला जनसंख्या है? तो राज्य सी की कुल जनसंख्या, तो सी ये है, राज्य सी में जनसंख्या कितना है? 8% मेल, यानी 39 का 8% निकालेंगे और फिर 32 का 15% निकालकर जोड़ देंगे, आ जाएगा ना। और फिर उसमें से हम इस प्रश्न के अनुसार उत्तर ले लेंगे कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत वहां की महिला जनसंख्या है। तो महिला तो एक तरफ से निकाले ही है 8%, इसका 32 लाख का, उसी को चेक करना होगा दोनों को जोड़ के। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ये होगा। बाकी आपके सामने ये 5 क्वेश्चन रहे। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली ऑफ द स्टेट ए एंड स्टेट बी ज्वाइंटली? अगर आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिए, नहीं है तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5 के 5 क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को लिखकर यहां लाने की कोशिश करी है, आप चाहो तो इस सॉल्यूशन के थ्रू जा सकते हो, या फिर हैंड रिटन भी है। मैं आपको हैंड रिटन ही दिखाता हूं, ज्यादा अच्छा मुझे वो लग रहा है। ये है हैंड रिटन सॉल्यूशन। क्या है? मेल और फीमेल। तो स्टेट ए और बी के मेल और स्टेट ए और बी के फीमेल, इसके बारे में हमें रेशियो बताना है। तो स्टेट ए में मेल कितने हैं? 11%, और स्टेट बी में मेल कितने हैं? 15%। किसका? तो 39 लाख का। फिर स्टेट ए में फीमेल्स कितनी है? 13%, और बी में 9%। तो 13 और 9 किसका? 32 लाख का। तो 26% 39 लाख का और 22% 32 लाख का। ठीक है। फिर यहां से हमने प्रतिशत काट दिया और लाख काट दिया, मन में ही काट दिया, काटना नहीं होता है मेंस में, साफ साफ लिखना तो ज्यादा अच्छा। फिर हमने सॉल्व किया और हमारा उत्तर 497:352 आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन का देखिए, फीमेल ऑफ जी एंड मेल ऑफ ई। तो फीमेल जी में कितना है? 15% है ना। 15% 32 का निकालेंगे क्योंकि 32 लाख ही फीमेल थी। और मेल कितने हैं? तो मेल है 18% किस में? ई में। तो मेल टोटल कितने हैं? तो 39 लाख का 18%। प्रतिशत फिर गया, लाख लग गया। तो 15 गुना 32 और 18 गुना 39, तो 3 छक्के 18, 3 पांचे 15, तो 5 और फिर 13 3 39 काट लेंगे, जैसे भी कटेगा आप काट के देखो। अच्छा काट दूं क्या? चलो एक पर काट लेते हैं। तो 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18, और ये आ गया 16 दूना 32 और 2 तिया 6, तो 16 पंचे 80 और 39 तिया 117। 80:117 आपके सामने। चलो और आगे बढ़। क्या करूं यार, जब तक सॉल्व नहीं करता हूं ना मेरा ही मन नहीं भरता कि सॉल्व नहीं किया आपको कैसा लगेगा। आइए देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एफ, बोला था ना कि वो जो मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा था कि महिला वाला। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एफ इज 22% ऑफ मेल, सॉरी टोटल पॉपुलेशन फाइंड करना है हमें, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एफ। तो 22% ऑफ मेल प्लस 8% ऑफ फीमेल। तो 39 लाख का
22%, क्योंकि मेल बोला है और मेल कितने हैं 39 लाख, फीमेल कितनी है 32 लाख 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरीके से 429 जोड़ 128/50, क्योंकि इससे ये कट जाएगा ना 11 से, और ये तो 11 गुना 39 429 होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ गया 11,14,000। ठीक है, इतना है टोटल जनसंख्या। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एफ। तो स्टेट एफ के टोटल पॉपुलेशन को हमने फाइंड किया है। स्टेट एफ के टोटल पॉपुलेशन, टोटल मतलब मेल और फीमेल दोनों। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट इज द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्टेट। तो स्टेट सी के फीमेल पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो ये रहा कि फीमेल पॉपुलेशन कैसे फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो फीमेल ऑफ सी, तो सी में जितने भी फीमेल है फाइंड करेंगे हम, तो उसको रॉफ में फाइंड कर लेना, कितना आएगा 5,12,000। और किसका, तो फीमेल और मेल दोनों निकालेंगे सी का अलग अलग और प्लस करेंगे तो आएगा 8,24,000। और इस पर हम परसेंटेज चेक करेंगे तो इस तरीके से 62.13। ये सारा काम रॉफ में करना होगा, यहाँ ज्यादा डिटेल शो करने की। अब हमारे पास है एवरेज, तो टोटल पॉपुलेशन बटा नंबर ऑफ स्टेट्स, तो टोटल कितना है 39 + 32/7, स्टार्टिंग में ही बताया था। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इजीली नंबर मिल जाएगा 10.14। आइए चलते हैं अब अथवा के पास। अथवा में क्या है, तो अथवा में यहां पर दिया हुआ है 3 क्वेश्चन फिर से, अथवा और तो इस तीनों को सॉल्व करेंगे तब हमें 10 नंबर मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि विजिबल। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ए व बी के बीच ए ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किए। कुल मतों 5 लाख के 15% मत अवैध थे। ठीक है, 15% मत क्या थे, अवैध। तो उम्मीदवार बी के पक्ष में डाले गए मतों की वैध संख्या ज्ञात करें। तो ये चीज तो मैंने सीजीपीएससी की हेडिंग से नहीं पढ़ाई थी, बट यूपीएससी उस समय कंबाइंड चल रहा था, तो मैंने पॉपुलेशन बेस्ड अलग से एक परसेंटेज के लिए वीडियो बनाई थी और यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसका चौथा या 5वां क्वेश्चन यही है। ठीक है, थोड़ा सा डेटा चेंज किया। दूसरा क्वेश्चन है 60% मामलों में सत्य बोलता है और बी 75 में असत्य। एक ही तथ्य को कहने में कितने प्रतिशत मामले वे एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं। तो विरोध कैसे होता है कि अगर मैं जितना सत्य बोलता हूं उतना तुम झूठ बोलो, और तुम जितना झूठ बोलो सच बोलो उतना मैं झूठ बोलूं, तो ये एक दूसरे का विरोध होता है। तो यहां से देख सकते हैं कि ये 60 सत्य बोलता है तो असत्य कितना बोलेगा 40, और ये 75 सत्य बोलता है तो असत्य कितना बोलेगा 25%। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 0.45 और इतना असत्य। तो इस तरीके से हम इसको गुना करा के उत्तर ले सकते हैं। आपको दिखाता हूं कि कैसे उत्तर ले, बाकी यहां पर है। तो आइए देखते हैं हम इसको भी पहले से किए गए सॉल्यूशन के द्वारा। ठीक है, ये है कैलकुलेशन कि इलेक्शन वाला कि 5 लाख था, 5 लाख का 75% निकाल दिया अवैध, यानी 75,000 क्या हो गया अवैध। उसके बाद नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड तो हो गया, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, 5 लाख में से 75,000 घटाएंगे तो 4,25,000 वोट वैलिड हो गए। उसके बाद कैंडिडेट ए गॉट टोटल वोट, कितना ए को मिला है तो 4,25,000 का 60%। ठीक है, 60% सिक्योर किया है यानी 2,25,000। तो बी को कितना मिल गया 4,25,000 से 4,25,000 से 2,55,000 घटा देंगे तो 1,70,000 बी को मिलेगा। अब डायरेक्ट यहाँ 60% निकाल के बी के लिए 40% भी निकाल सकते, लेकिन 4 नंबर में था इसलिए लिखना। चलो दूसरा क्या है, बोलने वाला कि कौन कितना सच कौन कितना झूठ बोलता है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको लैंग्वेज की जरूरत महसूस हो सकती है, तो उस लैंग्वेज को भी यहाँ फुलफिल करने की कोशिश करी गई है। आइए देखते हैं।
कि ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केसेस, कि ए 60% सच बोलता है, एंड बी स्पीक्स ट्रूथ इस 75% केसेस। ये तो क्वेश्चन नहीं बोला है, सॉल्यूशन क्या करेंगे, कंडीशन नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन मीन वैल्यू, मीन when A says true and B says lie, और B says true then A says lies। एक कंट्राडिक्शन कब आएगा, कि जब A सच बोलेगा और B झूठ, और B सच बोलेगा और A झूठ, तब होगा। तो इस तरीके से निकल सकता है A का ट्रू गुना B का झूठ यानी B का लाई, प्लस B का ट्रू गुना A का झूठ यानी A का लाई। इस तरीके से गुना कराएंगे तो ये कंट्राडिक्शन परसेंटेज मिल जाए। तो A 60% मतलब 0.60, और ये 75% सच तो 25% झूठ यानी 0.25, वैसे 0.75 और 0.40 को गुना करेंगे तो 0.45 को क्या कहते हैं, 45% कंडीशन में वे एक दूसरे का विरोध करते हैं, यानी वहां पर कंट्राडिक्शन आ जाती। ठीक है, तो ये था इसको सॉल्व करने सी। और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन, 4300 लोग हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है मैं बताता हूं कि जब 5:6 और 10:3 दिया हुआ है तो इसको 1-2 कह लेंगे। तो देखो दोनों में b सेम है, तो यहां पर भी हम दोनों b को सेम कर लेंगे। तो इसमें अगर मैं 5 का गुना करा दूं तो 30 हो जाएगा, और इधर भी 30 हो जाएगा। तो इसमें हमें 3 से गुना कराना पड़ेगा 30 करने के लिए, तो इसमें भी 3 से गुना कराएंगे। तो ये तो मन में कर लेंगे और लिखेंगे क्या, फॉर मेकिंग बोथ रेशियो इक्वल वी कैन मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 1। अब 5x लिखो तो ज्यादा अच्छा है, एंड 3x इन इक्वेशन 2, कि 5x से 1 में और 3x से 2 में मल्टीप्लाई करने से। तो ये लाइन आप नहीं लिखना, इस लाइन को लिखना छोड़ देना, अब डायरेक्ट मिल जाएगा। अच्छा चलो, लिख दिए हो तो लिख ही दिए हो, क्यों छोड़ो, यहीं पर लिखो 25x 30x 39x, a बराबर 25x, b बराबर 30x, c बराबर 39x। स्पेस है ना काफी, इसलिए तीनों को प्लस करने से ये वैल्यू मिलेगी। तो तीनों को प्लस करने से x की वैल्यू को कटाओगे 50 बार में कटेगा, ये कैलकुलेट किया हुआ है। देन द शेयर ऑफ c इज 39x, 39 इंटू 50 इज 1950। ठीक है, तो ये रहा आपका डिटेल सॉल्यूशन। आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए। अब बोर्ड पर लिखने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, इतना सारा लाइन लिखना है और ये मार्कर ऐसा है, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगा। तो आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे की तैयारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।